हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज हम आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन जो जीएस 2 का पार्ट है, जीएस 2 का पार्ट है, जनरल स्टडीज 2 का, उसके इंडियाज मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन सिंस 1947 के बाद में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो क्या था वो हम देखेंगे। देखिए, इसे आप जब सिलेबस देखेंगे तो ये आईआर में मेंशन है, किस फॉर्म में मेंशन है? मेंशन है बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में। तो उसमें हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, इसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया था, इसके रिसेंट एग्जाम्पल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये सारी चीजें हम अपने आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ नैम? नैम की हिस्ट्री और उसका पर्पस क्या है? तो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मीन्स, इन शॉर्ट अपने नैम बोलते हैं, हैज फैसिनेटिंग हिस्ट्री। इसकी एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है और इसका एक यूनिक पर्पस रहा है किसमें? इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में। देखते हैं इसका ओरिजिन क्या हुआ है। नैम या फिर मैं बोलूं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इमर्ज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान हुआ था। 1947 से 1991 के बीच में जो कोल्ड वॉर हुआ था, इसमें दो पावर ब्लॉक्स बने थे। दो पावर ब्लॉक्स कौन कौन से थे? दो पावर ब्लॉक्स थे। एक साइड था कौन? यूएसए, और दूसरे साइड था क्या? यूएसएसआर। तो इसी समय पर इंडिया क्या हुआ था? 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक के साइड झुक अलाइन होना चाहता नहीं था। वो क्या चाहता था? न्यूट्रल रहना चाहता था। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो डेवलपिंग फेस में थी, वो किसी भी पावर ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज के लीडर ने मिलकर क्या साइन किया? ऐसे ही कुछ कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर बनाया क्या? नैम एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ कंट्रीज के लीडर ने मिलकर क्या बनाया? नैम एग्रीमेंट। When the world was divided between two major power blocks, the Western bloc led by USA and the Eastern bloc led by USR। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखें कि वेस्टर्न ब्लॉक क्या था? यूएसए लीड कर रहा था और ईस्टर्न ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था? यूएसएसआर। Many countries, particularly newly independent nation like India, sought to remain neutral rather than align with either side। इन्होंने क्या कहा कि ये न्यूट्रल रहकर अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, इसीलिए किसी भी साइड अलाइन होना चाहते नहीं है। फाउंडिंग मेंबर क्या है? द मूवमेंट वॉज फॉर्मली स्टेब्लिश इन 1961। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कहां पर? बेलग्रेड समिट हुआ था यूगोस्लाविया में। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कौन सी समिट में होता, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोमिनेंट लीडर के नाम भी पूछे जाते हैं। तो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे इसके फॉर्मेशन में? इंडिया से थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इंडिया से कौन थे? पीएम जवाहरलाल नेहरू। यूगोस्लाविया से कौन थे? जोसेफ ब्रोज टिटो। इजिप्ट से गमाल अब्दुल नासिर। घाना से क्वामी नाक्रुमा। और इंडोनेशिया से कौन थे? सुकरानो। तो ये पांचों लीडर्स जो थे, ये 5 लीडर्स के नाम आप याद रखिएगा। 5 लीडर्स के नाम याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा था कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी। तो इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, गाना और इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री इन्वॉल्व थी। और इनके नेता, इनके लीडर्स कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर, क्वामी और सुकरानो, इनके नाम याद रखिएगा। फर्स्ट नैम समिट कब हुई थी? देखिए, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड समिट यूगोस्लाविया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फर्स्ट नैम समिट, द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड ब्रॉच टुगेदर 25 मेंबर स्टेट। पहले समिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या है? बनता ही है कि पहले देखिए, दो तरह का क्वेश्चन बनता है। प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं?
ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। प्रेजेंटली 120 मेंबर्स हैं, और हम ये भी पूछा जाता है कि जब फर्स्ट सबमिट हुई थी तो फर्स्ट सबमिट में कितने मेंबर थे, तो 25 मेंबर से। दे प्लेस टू प्रमोट, उन्होंने प्रतिज्ञा की क्या प्रमोट करने के लिए, पीस, इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। उन्होंने कहा, ये देखिए नैम टोटली बेस्ड था किसके ऊपर, पंचशील के ऊपर। किसके ऊपर, पंचशील प्रिंसिपल्स जो थे उनके ऊपर बेस्ड था। और पंचशील प्रिंसिपल बोलता है क्या, कि हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए, मिलिट्री एक्सपांसन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब मिलिट्री एक्सपांसन नहीं होना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे एक दूसरे के कॉर्पोरेशन से क्या करना चाहिए, सपोर्ट से, एक दूसरे के सपोर्ट से हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है, न्यूट्रल रहते हुए। तो अगर देखिए, पीस पंचशील के ऊपर हमने क्लास ऑलरेडी देख ली है, लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसको जाकर। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, पंचशील प्रिंसिपल क्या था। तो फर्स्ट टाइम सबमिट कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में। कितने मेंबर आए थे, 25 मेंबर स्टेट आए थे। दे प्लेस टू प्रमोट पीस, इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ठीक है, पर्पस क्या था इसका, द कोर पर्पस ऑफ नेम इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। क्या करना, एक तरह का स्टेज प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर द नेशन टू स्टे इंडिपेंडेंट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। स्टे इंडिपेंडेंट इन व्हाट मैटर, स्टे इंडिपेंडेंट इन डिसीजन, ग्लोबल पॉलिटिक्स सिनारियो, अपने डिसीजंस में, अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स, या यूं कहें कि फंड, अपने फॉरेन रिलेशन में, ठीक है, और अपनी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, स्पेसिफिक एम इंक्लूड, इनका मेन जो एम था वो क्या था, पहला था अवॉइडिंग पावर ब्लॉक अलाइनमेंट। जो दो पावर ब्लॉक थे, एक था वेस्टर्न पावर ब्लॉक जिसको लीड कौन कर रहा था, वेस्टर्न पावर ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए, और दूसरा था ईस्टर्न पावर ब्लॉक। ईस्टर्न पावर ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था, ईस्टर्न पावर ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो ये जितने भी नेशन थे, या क्या करते हैं, इन दोनों ही पावर ब्लॉक के साथ ना जाकर क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहने का निर्णय लेते हैं। तो मेंबर नेशन अवॉइड ज्वाइनिंग मिलिट्री अलायंसेस और सपोर्टिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी मेजर पावर्स। दूसरा इनका एम क्या था, प्रमोटिंग सोवर्निटी। नेम इंश्योर इट्स मेंबर मेंटेन द सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जितने भी मेंबर्स कंट्री थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या प्लेस किया था, एक दूसरे की टेरिटरी में किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं करेंगे। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट यहाँ तक है, और यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री जिसकी टेरिटोरियल लिमिट यहाँ पे है, तो ना तो ये कंट्री इंडिया के ऊपर एग्रेशन करेगी, और ना ही इंडिया इस कंट्री के ऊपर एग्रेशन करेगा। तो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, एक दूसरे की सोवर्निटी की रिस्पेक्ट करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। नेम एम्फेसाइजेस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन वन, नॉन इंटरफेरेंस किसमें, एक दूसरे की पॉलिटिक्स में, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में, एक दूसरे की पॉलिटिक्स में, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में। एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर में किसी भी तरह का क्या करेगी, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करेंगे नहीं। एंड द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग। और अगर एक कंट्री का, मान लीजिए कंट्री ए का कंट्री बी के साथ में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, मिलिट्री एक्सपांशन, मिलिट्री फाइट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक डायलॉग क्रिएट करेंगे। मतलब दोनों आपस में बातचीत करके समाधान लाने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट फोकस होगा, इनका एम क्या था नैम का, नैम एडवोकेट्स फॉर इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली फॉर द ग्लोबल साउथ नेशन। जितने भी ग्लोबल साउथ नेशन हैं वो अपने क्या करेंगे, डेवलपमेंट फोकस करेंगे। कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड फर्स्ट फाइट अगेंस्ट, और फाइट करेंगे किसके, इंपीरियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, नियो कॉलोनियलिज्म एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि कंट्री को, एक कंट्री दूसरे कंट्री को फाइनेंसिस अवेलेबल कराती है, फंडिंग अवेलेबल कराती है, और बाद में डेट में आ जाती है वो कंट्री, तो वो होती है किसी भी तरह वो। तब फिर दूसरी कंट्री क्या होती है, पहले वाली कंट्री से जिससे उसने फाइनेंसेस लिए थे उसकी एक तरह से उसकी कॉलोनाइज हो जाती है।
मल्टीलैटरलिज्म की बात करें, मल्टीलैटरलिज्म का पर्पस होगा क्या होगा, द मूवमेंट पुशेस फॉर कोऑपरेशन थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन हो गया, ठीक है, और भी डब्ल्यूटीओ हो गया, और भी जितने डब्ल्यूएचओ हो गया, मतलब अलग अलग हेल्थ सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, ठीक है। एक तो मल्टी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एक दूसरे का क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे, सच एज यूनाइटेड नेशन एंड अपोज यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग, और कोई भी कंट्री यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग ना करे, ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब सबके हितों को ध्यान में रखकर सबके कॉर्पोरेशन से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। रिलेवेंस टुडे, आज के डेट में क्या रिलेवेंस है, इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद भी नेम कंटिन्यूज टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। कोल्ड वॉर कब एंड हो गया, 1991 में, जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हो गया तब कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी नेम कंटिन्यू टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। उसने अपना पूरा क्या फोकस कोल्ड वॉर के बाद में अपना फोकस कहाँ चेंज कर शिफ्ट कर दिया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने में, उसे दूर करने में, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन नैम हिस्ट्री, नैम हिस्ट्री ने कौन कौन से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किए वो देखते हैं। द नॉन अलाइंग मूवमेंट हैज अचीव सेवरल सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थ्रू आउट हिज हिस्ट्री। कौन कौन से, देखिए, पहला है बांदुंग कॉन्फ्रेंस, 1955 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, याद रखिएगा। द एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस, किसका कॉन्फ्रेंस था, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस, बांडंग कॉन्फ्रेंस की जगह अगर एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस आता है तो वो भी देखिए कहाँ हुआ था, बांडंग इंडोनेशिया में हुआ था। लेट द फाउंडेशन ऑफ नैम, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रीकर्सर था, किसका प्रीकर्सर था, नैम का, ठीक है, या फिर कौन किसने नैम का फाउंडेशन रखा था, तो कौन सा था, बांडंग कॉन्फ्रेंस 1955 या एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इट ब्रॉस टुगेदर 29 कंट्रीज टू डिस्कस पीस, डीकोलोनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्फेसाइजिंग नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। 29 कंट्री को एक साथ में लेकर उसने कहा हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है, डीकोलोनाइजेशन को अपोज करना है, कोलोनाइजेशन को अपोज करना है, डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर फोकस करना है, और क्या करना है, कोल्ड वॉर में किसी भी पावर ब्लॉक्स के साइड अलाइन हुए बिना न्यूट्रल रहकर ये सब काम करना है। फिर हुआ बेलग्रेड समिट 1961, द फर्स्ट ऑफिशियल नैम समिट, यहाँ पे एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस नाम था, बाद में वो क्या हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डिक्लेयर हुआ, तो फर्स्ट नैम समिट कब हुआ, बेलग्रेड समिट हुआ 1961 में, was held in Belgrade, Yugoslavia with 25 member countries. This summit formally established NAM as movement advocating for neutrality and independence from power blocks। देखिए ये वाले सबमिट में सिर्फ बातचीत चल रही, सिर्फ टॉक चल रहा था, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन जो मेन फाउंडेशन रखा बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने या एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन उसको इस्टेब्लिश किसने किया, बेलग्रेड समिट 1961 में। हवाना डिक्लेरेशन क्या है, एट द सिक्स्थ नैम समिट, ये कौन सा, तो पूछा सकता है हवाना समिट कौन सा समिट था, सिक्स्थ नैम समिट था, याद रखिएगा। एट द सिक्स्थ नैम समिट इन हवाना, क्यूबा, द मूवमेंट रीअफर्म इट्स कमिटमेंट टू फाइट इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म। इसमें एक बार इसने अपने फिर से अपने कमिटमेंट, अपने टारगेट्स, अपने एम्स को फिर से दोहराया। उसने क्या कहा कि वो फाइट करेगा इंपेरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ और नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। द डिक्लेरेशन एम्फेसाइज, उसने क्या कहा, वो सॉवरेनिटी बढ़ाएगा, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मेंटेन करेगा, और किसी के भी पॉलिटिक्स में नॉन इंटरफेरेंस करेगा। रोल इन डीकोलोनाइजेशन में क्या है, डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट किया नैम ने, क्या रोल रहा, नैम प्लेड ए क्रूशियल रोल, नैम प्लेड अ क्रूशियल रोल किसमें, डीकोलोनाइजेशन को मेंटेन करने में। तो उसने क्या किया, डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट किया, नैम प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग डीकोलोनाइजेशन इफर्ट, कहाँ पे, अफ्रीका में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में। आप देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
हेल्पिंग मैनी नेशन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। जितनी भी कंट्रीज कॉलोनाइज थी आफ्टर नैम, नैम ने उनको सपोर्ट किया, एक क्रूशियल रोल अदा किया इन कंट्रीज को डीकोलोनाइज कराने में। एडवोकेसी फॉर डिसआर्मामेंट, अब ये पंचशील प्रिंसिपल पर वेश है तो ऑब्वियस सी बात है डिसआर्मामेंट की बात करेगा। नैम हैज कंसिस्टेंटली एडवोकेट फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, स्पेशली किसकी, न्यूक्लियर, for and the establishment of nuclear free zone contributing to global peace and security। global peace and security को मेंटेन करने के लिए वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है और कहता है कि एक न्यूक्लियर फ्री जोन क्रिएट होना चाहिए। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेवेंस क्या है, आफ्टर द कोल्ड वॉर नैम शिफ्टेड इट फोकस एड्रेसिंग, क्या हमने पहले देखा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसमें हेल्पफुल हो सकती है कैसे कंट्रीज, और क्लाइमेट चेंज के को मतलब कैसे मेंटेन किया जाता है क्लाइमेट को वो देखेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये था इनका फोकस पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में। कोविड-19 के सिचुएशन में क्या था नैम का रोल, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, याद रखिएगा पैंडेमिक में ये इफेक्ट हरता है, नैम यूजफुल होता है। नैम कॉल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, उसने मेडिकल सप्लाईज एंड हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड कॉर्पोरेशन। एक देश दूसरे देश, जैसे हमने देखा इंडिया ने उसके नेबरिंग कंट्री को वैक्सीन अवेलेबिलिटी कराने में बहुत मदद की थी और मेडिकल सप्लाई बहुत जगह पहुंचाई थी, ग्रांट किया था मेडिकल सप्लाई का, तो ये किसका पार्ट ऑफ था, ये पार्ट ऑफ था कोविड-19 रेस्पॉन्स पैंडेमिक के दौरान नैम का, ठीक है। These milestones showcase NAM's enduring commitment to peace। ये माइलस्टोन दिखाते हैं कि NAMS कैसे अपने कमिटमेंट पीस, सोवेनिटी और इक्विटेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने में बना रहा। हाउ डज नैम डिफर फ्रॉम द अदर अलायंसेस, बहुत सारे इंटरनेशनल अलायंसेस है तो उनसे नैम कैसे डिफेंड करता है, तो देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल अलायंसेस इन सेवेरल फंडामेंटल वेज। कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहला होता है पर्पस की बात करें तो नेम का पर्पस और अदर इंटरनेशनल अलायंसेस के पर्पस में डिफरेंस है। देखिए नैम फोकस करता है मेंटेन करने का इंडिपेंडेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय अवॉइडिंग अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर की सिचुएशन में 1947 से लेके 1991 के सिनारियो में मेन इस नैम का मेन फोकस था, नाम का मेन फोकस था कि वो क्या करे, अवॉइड करे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ में अलाइन होना। जबकि अदर इंटरनेशनल अलायंसेस टिपिकली एम टू प्रमोट कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं, म्यूचुअल डिफेंस प्रमोट करते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट प्रमोट करते हैं, ऑफन रिक्वायरिंग अलाइनमेंट विथ डोमिनेंट पावर। और ये क्या करते हैं, कुछ डोमिनेंट पावर के साथ में अलाइन कर लेते हैं, जैसे नाटो अलाइन विथ वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स, नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ये क्या है, वेस्टर्न पावर ब्लॉक मतलब यूएस लेड का है। और ऐसे ही इंडिया ने बनाया था, इंडिया ने क्या बनाया, सॉरी माफ कीजिएगा, यूरोप जो रशियन कंट्रीज हैं, रशियन कंट्रीज ने क्या बनाया था, रशियन कंट्रीज ने यूएसएसआर वाली जो कंट्री थी इन्होंने मिलकर बनाया था सीएसटीओ। सीएसटीओ क्या था, सीएसटीओ था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। किसने बनाया था, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ने मिलकर, इनके खिलाफ नाटो के अगेंस्ट में। मेंबरशिप की बात करें तो इंक्लूड 120 मेंबर है नैम्स के अंदर फ्रॉम डाइवर्स रीजन, अलग अलग कंट्रीज से हैं। प्राइमरी कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, डेवलपिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं दैट प्रायोरिटाइज सोवेनिटी एंड न्यूट्रलिटी, जो एक दूसरे की सोवेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा न्यूट्रल रहने की बात करते हैं। जबकि अदर अलायंसेस की बात करें तो टेंड टू हैव, या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत ज्योग्राफिकली और आइडियोलॉजिकली बहुत बड़े हैं और कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मतलब किसी एक रीजन में ही स्टेब्लिश है और एक ही रीजन की बात करते हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक को नाटो और यूएसएसआर और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारुस्तान, आर्मेनिया और रशिया तजाकिस्तान वाले रीजन को लेकर सीएसएसटीओ। मेंबरशिप एग्जांपल, नाटो इज प्रोमिडोमिनेटली नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज के ऊपर ही फोकस करता है, जबकि नेम में ऐसा नहीं है। नेम में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या है, पार्टिसिपेटेड है, मतलब एक डाइवर्स रीजन डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। मिलिट्री फोकस की बात करें तो नैम एडवोकेट करता है डिसआर्मामेंट को और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है, इसीलिए मिलिट्री एक्सपेंशन को अपोज करता है। इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट मिलिट्री अलायंसेस या मिलिट्री एक्सपेंशन। जबकि अदर इंटरनेशनल अलायंसेस क्या है, जैसे मैनी लाइक नाटो और सीएसटीओ हैव मिलिट्री कमिटमेंट्स
रिक्वायरिंग कलेक्टिव डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। वो क्या करते हैं, अपने रीजन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री एक्सपांशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिलिट्री एक्सपांशन की, जैसे नाटो हो गया या फिर सीएसटीओ हो गया। लेकिन नैम का फोकस है डिसआर्मामेंट और ये हमेशा प्रोहिबिट करता है मिलिट्री अलायंसेस को। प्रिंसिपल में कैसे डिफर करता है नैम दूसरी कंट्रीज से, तो नैम ऑपरेट्स ऑन पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील प्रिंसिपल क्या है, सोवरेनिटी, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, नॉन इंटरफेरेंस लेके आना है, क्या किसी के भी पॉलिटिक्स में किसी के भी इंटरफेरेंस या किसी इंटरनल अफेयर में नॉन इंटरफेरेंस रखना है, किसमें, इंटरनल अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज, उसमें नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। जबकि अदर अलायंसेस ऑफन रिवॉल्व अराउंड कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो पहले तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करती हैं, और दूसरा वो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, कैसे डिफर करता है डिसीजन मेकिंग में, तो नैम डिसीजन आर मेड थ्रू कंसेंसस। नैम के जितने डिफेंस हैं, जितने भी डिसीजन है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, मतलब मल्टीलेटरल फॉर्म से लिए जाते हैं। फोकस ऑन इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। उनका मेन फोकस क्या है कि ग्लोबल डेवलपमेंट में ग्लोबल लेवल पर सभी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए क्या करेंगी, डेवलप करेंगी। ठीक है। अदर अलायंसेस मैनी, जबकि अदर अलायंसेस की बात करें तो मे इन्वॉल्व बाइंडिंग एग्रीमेंट या किसी भी तरह से बाइंडिंग ऑब्लिगेशन से बनी, जैसे यूएन रेजुलेशन, डब्ल्यूटीओ और ट्रेड रूल्स। रिलेवेंस क्या है, और नैम ऑफर ए प्लेटफॉर्म, क्या करता है नैम, एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है फॉर डेवलपिंग कंट्री टू कलेक्टिव एड्रेस इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जबकि अदर अलायंसेस क्या करते हैं, फोकस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक डिफेंस में, ट्रेड में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। आज के डेट में नैम्स का रिलेवेंस क्या है इन टुडे ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स में तो नैम नॉन अलाइंग मूवमेंट कंटिन्यू टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स स्पेशली फॉर डेवलपिंग नेशंस। क्या है रिलेवेंस, देखिए पहले तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसको, डेवलपिंग कंट्रीज हो, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। नैम प्रोवाइड ए कलेक्टिव वॉइस for countries in the global south, helping them address challenges like economic inequality, under-representation in international institutions, and lack of access to technology. It champions equitable development and South-South cooperation. देखिए South-South cooperation और equitable development की बात करता है, और जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां वो कलेक्टिवली एक वॉइस रेज कर सके और खुद के लिए सपोर्ट मांग सके, और इनके खिलाफ जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके खिलाफ एक वॉइस रेज कर सके। मल्टीलेटरिज्म की बात करता है, इन एरा ऑफ ग्रोइंग जियो political tension, NAM emphasizes multilateral and cooperation over unilateral action और power politics। जैसे ये पावर ब्लॉक्स के खिलाफ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं और इनके जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ठीक है, ये यूनिलेटरल डिसीजन का विरोध करते हैं। इट सीक पीसफुल सॉल्यूशन इन ग्लोबल इश्यूज लाइक टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया, कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसमें पीसफुल सॉल्यूशन मतलब विदाउट आर्मी हेल्प के सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है, उसकी ये बात करते हैं। कंट्रीज काउंटरिंग, माफ कीजिएगा, काउंटरिंग नियो कॉलोनिज्म। नियो कॉलोनिज्म को हमेशा क्या करते हैं, ये काउंटर करते हैं। कैसे, नैम एडवोकेट अगेंस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सच एज इकोनॉमिक नियो कॉलोनिज्म वेयर पावरफुल नेशन एक्सेप्ट कंट्रोल ओवर वीकर स्टेट थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रेड प्रैक्टिसेस और डेट डिप्लोमेसी। डेट डिप्लोमेसी जैसा मैंने पहले बताया, एक कंट्री, मान लीजिए कंट्री ए बहुत डेवलप कंट्री है और ये क्या कर देती है, अपने से छोटे कंट्रीज के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करती है, यहाँ पे इनको फंडिंग अवेलेबल कराती है, और जब ये फंड, अब जब ये फाइनेंशियली ये वीकर हैं
तो जब ये फंड को इनके ऊपर डेट चढ़ता जाता है और जब ये डेट को वापस से नहीं दे पाते, रिकवर नहीं कर पाते, तो ये कंट्री ए कंट्री बी के अपना क्या बना लेती है, कॉलोनाइज कर लेती है, जिसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं। इसके ऊपर पूरा अधिकार, इसके रिसोर्सेज के ऊपर, इसके ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर, इसके इंटरनल अफेयर्स के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, मैनी नेम कंट्रीज आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जैसे हमें देखा है इंडिया हो गया, फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ठीक है, कुछ एशियन कंट्रीज हो गई, ये सब क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। मतलब अगर क्लाइमेट में चेंज होता है, वाटर लेवल राइज करता है, तो कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो क्या होंगी, जिनका, जैसे इंडोनेशियन कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अगर वाटर लेवल राइज होता है तो ये कंट्रीज तो पूरी तरफ से फ्लडेड हो जाती है। तो नैम क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को भी वो करता है, एड्रेस करता है। नैम सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस नेशन, ऐसे जो भी नेशन है जो क्लाइमेट चेंज से एडवर्सली अफेक्टेड है, नैम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वो डिमांड कर सके स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट एंड एक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज इन कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नॉन मिलिट्री अप्रोचेस को फोकस करता है ये। विथ इंक्रीजिंग मिलिटरलाइजेशन इन इंटरनल अफेयर्स, नैम प्रमोट पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड डिसआर्मामेंट, प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव टू मिलिट्री लाइसेंस एंड एग्रेसिव पोस्चरिंग। ठीक है, तो ये नैम का अप्रोच होता है। रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में कैसे कैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की बात करता है, तो नैम कंटिन्यूज टू पुश फॉर रिफॉर्म, हमेशा पुश करता है रिफॉर्म के। कहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली लाइक यूनाइटेड नेशन, ताकि क्या इंश्योर कर सके, फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रेटर फोकस ऑन द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी नीड है, उनकी जो भी डिमांड है, उनकी जो भी वॉइसेस हैं, उसको तो पहले ऐसे प्लेटफॉर्म पर रेज किया जा सके, और उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है कि नहीं होता है, उसके लिए क्या रिफॉर्म करना चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, वो उसकी एडवोकेसी भी कौन करता है, नेम करता है। वॉइस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, इन द करंट शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब क्या हो रहा है, शिफ्टिंग देखने को मिल रही है यूनिपोलर से मल्टीपोलर में। नैम प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड बैलेंस डिप्लोमेसी ऑफर स्ट्रेटेजिक स्टैंड फॉर कंट्रीज नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स अमंग मेजर पावर लाइक यूएस, चाइना और रशिया। ऑल्दो द कोल्ड वॉर हैज एंडेड, द अंडरलाइंग आइडियाज ऑफ नेम, और वो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो भी आइडियाज थे नेम के, जैसे सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, इक्वलिटी को प्रमोट करना और पीस को बनाए रखना, आर स्टिल हाईली रिलेवेंट। इट्स अ रिमाइंडर दैट द यूनिटी अमंग डाइवर्स नेशन कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इवन विदाउट रिलेइंग ऑन मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है कि ये हमेशा याद दिलाता है कि अगर डाइवर्स नेशन में जितने भी डेवलपिंग नेशन है उनके अंदर यूनिटी हो, तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको रिस्ट्रक्चर करने की बात कर सकते हैं, बिना किसी मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस के ऊपर रिलाई किए बिना। अब एग्जाम्पल देख लेंगे नैम के रिसेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्या है रिसेंट कंट्रीब्यूशन, क्या है नैम का, देख लेते हैं। Here are some recent contribution, क्या है, एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आफ्टर कोल्ड वॉर एरा, आफ्टर कोल्ड वॉर एरा इसने अपना पूरा शिफ्ट कर दिया था। क्या 1991 के बाद में ही क्लाइमेट चेंज की बात करने लगे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। एट द 19th नेम समिट हेल्ड इन कंपाला युगांडा, कब, याद रखिए 19th नैम समिट हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं, कंपाला युगांडा में हुई थी। मेंबर्स कंट्री कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट टू अचीव 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको प्रमोट करते हैं। एंड द एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा, ठीक है, ये दोनों क्या उसको प्रमोट करते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। दिस फ्रेमवर्क फोकस ऑन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट and aligning policies with economic, social and environmental priorities. ह्यूमैनिटेरियन इफर्ट क्या है, नैम स्ट्रांगली कंडेम करता है इलीगल इजरायली मिलिट्री अग्रेशन ऑन गाजा पर एंड कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर।
This demonstration NAM's role in addressing humanitarian crisis and advocating for peace। जो इसराइल लगातार गाजा के ऊपर मिलिट्री एग्रेशन कर दिखाता रहता है, उसको हमेशा ही नैम क्या करता है, अपोज करता है। Reforming global institution, NAM continue to push for reform in international organization like United Nations, particularly the Security Council, to make them more democratic, transparent, and representative। Climate change, NAM has been vocal about the disproportionate impact of climate change on developing countries and has urged developed nation टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट। वो क्या कहता है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो क्या करेंगे, फंड प्रोवाइड कराएंगे, क्या करेंगे, फंड प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो डेवलपिंग नेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज, उसको डेवलपिंग नेशन क्या कर पाए, फाइट कर पाए। प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म, NAM emphasize multilateral cooperation to address global challenge like pandemic, जिसमें हमने देखा pandemic में वैक्सीन अवेलेबिलिटी, cyber security and economic inequality। These examples showcase NAM's ongoing effort to address pressing global issues and advocate for interest of global nation। ये हुआ टोटल NAM के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।